दोस्तों आज सुबह हमने आपसे क्या कहा था कि क्रूड बढ़ा तो बाजार गिरेगा। शाम हुई, क्रूड गिर गया और बाजार फिर भी लाल निशान पर बंद हो गया। आखिर माजरा क्या है? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों आज की कहानी में एक ट्विस्ट है। सुबह जब लाइव पर हमने आपके साथ में चर्चा करी थी तो आपसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा था कि क्रूड ऑयल के दाम पर नजर रखिए। अगर ये बढ़े तो फिर बाजार पर दबाव आएगा। और अब शाम के आंकड़े आपके सामने हैं और क्रूड असल में गिरा है, बढ़ा नहीं। सुबह भी गिर रहा था और अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं गिर गया जिसको हम कहते हैं गिर गया। लेकिन जहां सुबह चल रहा था वहीं अभी भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहानी तो क्रूड लाल निशान में रहा और बढ़ा नहीं है, यानी कि हरे निशान में नहीं रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी बाजार फिर भी दबाव में ही बंद हुआ है। तो सवाल है कि गिरावट की असली वजह क्या रही? तो जवाब मिलेगा आज की इस कहानी में, आज के इस लेखा जोखा में। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार आज बाजार बंद कहां हुआ और बाजार कैसे बंद हुआ। तो तीन बड़े नाम कौन कौन से? सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और तीनों ही लाल निशान में बंद हुए। लेकिन दोस्तों कहानी उतनी डरावनी नहीं है जितनी लगती है। तो शुरुआत करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स आज बंद हुआ है 77,369 के लेवल पर 172 अंकों की गिरावट के साथ में। और निफ्टी 24,219 पर बंद हुआ है, 33 अंक फिसल गया, 0.14% की गिरावट रही। और सबसे ज्यादा दबाव झेला है किसने? बैंक निफ्टी ने। जी हां, 57,526 पर बंद हुआ है, पूरे 236 अंक नीचे, यानी कि लगभग आधा परसेंट, 0.41% टूट गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, तीनों इंडेक्स लाल हैं लेकिन गिरावट का आकार बहुत बड़ा नहीं है। यह घबराहट वाली बिकवाली नहीं है, पैनिक की सेलिंग नहीं है, बल्कि कॉशियस सेलिंग मालूम पड़ रही है। जी हां दोस्तों, मतलब इसको किस तरह से देखें? अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं तो इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी या आपके मोहल्ले की जो मेन रोड है वहां पर अचानक एक खबर फैल जाए कि आगे नाकाबंदी लगने वाली है, बैरिकेडिंग होने वाली है, गाड़ियां रुकती नहीं है, बस हर कोई रफ्तार धीरी कर लेता है, संभल कर चलने लगता है। और बाजार ने भी आज दोस्तों बिल्कुल यही किया। जब पता होता है कि सामने बैरिकेडिंग है, आगे बैरिकेडिंग है, पुलिस खड़ी है, जांच कर रही, फिर कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करता है। सब राजा बाबू बन जाते हैं। जो बाइक चलाते हैं वो हेलमेट लगा लेते हैं, जो कार चलाते हैं मोबाइल साइड में रख लेते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं। बस दोस्तों आज बाजार में भी वही रहा, यानी कि बाजार आज भागा नहीं है, बस सावधानी से थोड़ा सा पीछे हट गया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात यहां पर साफ करते चलें कि आज की गिरावट कोई भूचाल नहीं है और ना ही ये किसी घबराई हुई बिकवाली की कहानी है। यह बिल्कुल उस तरह की गिरावट है जो तब आती है जब बाजार किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो और उस इंतजार में हाथ अपना हल्का रख रहा हो। तो चलिए कदम दर कदम पूरी तस्वीर को समझते हैं, पूरे लेखा जोखा को समझते हैं। पहले आंकड़े समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कारण जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कल की अपने को तैयारी कैसे करनी है। मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर हम हाल देखें तो क्या रहा दोस्तों? जब बड़े इंडेक्स लाल थे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तब एक इंडेक्स चुपचाप हरे निशान में मुस्कुरा रहा था और वो कौन था? मिड कैप। जी हां, बड़ी कंपनियों से अगर आप हटकर मझोली और छोटी कंपनियों को देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स ने आज बिल्कुल उल्टी चाल चली है और 63,817 पर बंद हुआ है, 81.5 अंक, यानी कि 0.13% की बढ़त के साथ में हरे निशान में। लेकिन जो स्मॉल कैप है वो इंडेक्स मिड कैप के साथ नहीं दे पाया, यानी कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके चले हैं और यह 19,927 पर बंद हुआ, यानी कि 51 अंक गिरा, 0.26% की गिरावट रही। यानी आज का बाजार दोस्तों एक तरफा नहीं था, कहीं पैसा बना कहीं पैसा डूबा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मोहल्ले की एक ही गली में एक दुकान पर भारी भीड़ हो और बगल की दुकान में सन्नाटा पसरा हो। सेक्टर्स की अगर हम चाल देखें कि किस सेक्टर ने संभाल लिया और किसने डुबा दिया, तो दोस्तों एक सेक्टर ने अकेले दम पर बाजार की बड़ी गिरावट को बचा लिया है।
तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें नजर, तो मेटल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेटल सेक्टर आज का सबसे बड़ा हीरो रहा। 1.59% की मजबूत बढ़त के साथ में बंद हुआ है। रियल्टी भी अच्छा रहा है, 0.6% ऊपर रहा है। आईटी सेक्टर भी हल्की मुस्कान के साथ बंद हुआ है और एफएमसीजी लगभग आज फ्लैट रहा है, मामूली सी 0.04% की बढ़त दिखाई इसने। लेकिन दूसरी तरफ पीएसयू बैंक सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा, 0.93% नीचे रहा। प्राइवेट बैंक 0.32% फिसल गया। ऑटो और फार्मा दोनों में भी हल्की सुस्ती दिखाई दी और दोनों लगभग 0.08% की गिरावट यहां पे देखने को हमें मिली है। तो साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, बैंकिंग और फाइनेंस पर दबाव रहा है, जबकि मेटल और रियल्टी ने आज बाजार की लाज रख ली है। दोस्तों एक बात यहां आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि मेटल सेक्टर की यह तेजी कोई इत्तेफाक नहीं है। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सप्लाई चेन में रुकावट की आशंका बढ़ जाती है और मेटल जैसी कमोडिटी से जुड़ी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि बाजार को लगता है कि आने वाले समय में इनकी मांग और कीमतें दोनों मजबूत रह सकती हैं। यानी जो तनाव बैंकिंग सेक्टर को डरा रहा है, वही तनाव मेटल सेक्टर को ताकत दे रहा है। और यही दोस्तों बाजार की सबसे इंटरेस्टिंग खूबी है, यह हर हाल में किसी ना किसी कोने में मौका ढूंढ ही लेता है। तो आज बाजार गिरा क्यों? असली वजह अब आप जान लीजिए। क्रूड गिरा है, फिर भी बाजार गिर गया। जबकि क्रूड गिरा तो इसका मतलब बाजार बढ़ना चाहिए था, लेकिन बाजार बढ़ा नहीं है और यह पहली अभी हमें सुलझानी बाकी है। सुबह हमारी क्या बात हुई थी? सुबह हमने कहा था कि भैया क्रूड बढ़ाएगा तो बाजार पर दबाव आएगा, तो क्रूड पर नजरें बना के रखिए। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि क्रूड में जो अभी गिरावट है, क्योंकि सुबह क्रूड में 2.25% के आसपास गिरावट आई थी और जब लाइव जब खत्म हुआ था तो वो 2.25% की गिरावट मात्र 1.25% की रह गई। लेकिन वो 1.25% की गिरावट पूरे दिन में कहीं भी हरे निशान पर नहीं आई। तब मैंने ये भी कहा था कि मार्केट कॉशियस है, हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो जिसकी वजह से गिरावट दिखाई पड़ रही है क्रूड के अंदर। और हो सकता है जब सुबह 9 बजे हमारी मार्केट खुलेगी तो उससे कुछ आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन अभी तक, थोड़ी देर पहले तक, यानी कि 5:45 बजे तक क्रूड के अंदर कोई तेजी नहीं आई है। क्रूड अभी लाल में ही चल रहा है। तो शाम के आंकड़े अगर आप देखें तो 85.37 डॉलर पर बैरल पर WTI क्रूड चल रहा था 5:45 बजे और ये 1.94% की गिरावट है। और ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो 93.06 डॉलर पर था, 1.41% नीचे। यानी क्रूड बढ़ा नहीं, उल्टा गिरा है। तो फिर बाजार पर दबाव किसने बनाया? तो दोस्तों जवाब है क्या? समझ गए आप? अगर समझ गए तो लिख दीजिए, और मेरे बोलने से भी पहले अगर आपको याद आ गया है या समझ में आ गया तो भी लिख दीजिएगा। तो जवाब है दोस्तों डर, फियर। जी हां, लेकिन आज की कीमत का नहीं दोस्तों, कल की अनसर्टेनिटी का। जो डर था वो आज का नहीं था, डर था कल का कि कल क्या होगा। क्योंकि आज रात अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें ईरान पर अब तक की सबसे सख्त आर्थिक पाबंदियां घोषित होने की उम्मीद है। खुद अमेरिकी प्रशासन इसे इकोनॉमिक डी डे कह रहा है, यानी एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया के सहयोगी देशों को साथ लेकर ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घेरने की योजना है। और जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नए और सख्त नियम लागू होंगे और नियम तोड़ने वाले जहाज जब्त तक किए जा सकते हैं। और ईरान की करेंसी रियाल पहले ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जो वहां की आर्थिक बेचैनी को खुद बयां करता है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके शहर में कल बड़ी हड़ताल का ऐलान हो चुका हो और आज दुकानें खुली हैं, सामान भी मिल रहा है, कीमतें भी समान है, फिर भी लोग आज ही राशन ज्यादा भर लेना चाहते हैं। वजह, क्योंकि उन्हें आज की नहीं कल की चिंता है कि कल क्या बाजार में होगा। और बाजार ने भी दोस्तों आज बिल्कुल ठीक यही किया है। आज के आंकड़ों पर नहीं, कल की खबर पर प्रतिक्रिया दी है बाजार ने। तो ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूएस ईरान पीस डील पर अगर आप ताजा हालात समझें तो जून में जो शांति समझौता हुआ था, फिर भी वो समझौता 17 अगस्त को समाप्त हो गया, लेकिन किसी नतीजे पर वो समझौता नहीं पहुंचा और वही कारण है कि इसमें तनाव बढ़ता चला गया। दोस्तों जून में आपको पता ही है कि 17 जून को फ्रांस में
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो साइन किया था एमओयू के ऊपर, लेकिन वो समझौता लागू नहीं हुआ। उससे पहले ही 7 जुलाई के आसपास उन्होंने हमला बोल दिया था, और वो हमला जब बोला गया तो उस वक्त $70 के आसपास ब्रेंट क्रूड था, लेकिन उसके बाद से भागता 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 ये $94 तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शंस हैं, जिसकी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक आइसोलेशन होगी। यानी कि ऐसा इतना बड़ा एक्शन होगा कि यह इससे ईरान थरथरा जाएगा, कपकपा जाएगा, परेशान हो जाएगा। यानी सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके सभी सहयोगी देश भी इसमें शामिल होंगे, और जो देश साथ में नहीं आएगा उसे भी नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई है। और दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया है कि उनका देश अब लंबे समय तक ना युद्ध और ना शांति वाली स्थिति में नहीं रह सकता। लेकिन उसी समय ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने धमकी भी दी है कि जो भी पड़ोसी देश अमेरिका के इस दबाव अभियान में शामिल होंगे, उनके हितों को निशाना बनाया जाएगा। यानी खुद ईरान के भीतर भी राय बटी हुई नजर आ रही है। कुछ नेता बातचीत के पक्ष में हैं, तो कुछ सख्ती के, और साथ ही खाड़ी के कुछ देश इस गतिरोध को तोड़ने और हॉर्मुज वाटरवे को फिर से सामान्य कराने की कोशिशों में जुटे हुए बताए जा रहे हैं। यानी मिली जुली और उलझी हुई तस्वीर आज दुनिया भर के बाजारों पर भारी पड़ी है, और भारतीय बाजार भी इससे दोस्तों अछूता नहीं रहा। और यही वजह है कि आपने देखा कि क्रूड की आज की कीमत नीचे होने के बावजूद बैंकिंग और फिनांस जैसे भारी भरकम सेक्टर आज सहमे हुए नजर आए। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प एंगल ये भी है कि इस पूरी कहानी में जैसे ही ईरान की करेंसी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची, खाड़ी के कुछ देशों ने आपस में मिलकर इस गतिरोध को सुलझाने और हॉर्मुज वाटरवे को सामान्य कराने की कोशिशें तेज की हैं। क्योंकि यह वाटरवे, यह जलमार्ग सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। और भारत के लिए भी दोस्तों यह मुद्दा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 85% हिस्सा हम आयात करके मंगाते हैं, और काफी सारा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। और यही वजह है कि जब भी इस जलमार्ग को लेकर कोई नई खबर आती है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, भारतीय बाजार तुरंत उस पर रिएक्शन देता है, भले उस दिन क्रूड की कीमत खुद ऊपर हो या फिर नीचे। और दोस्तों, यही वो कड़ी है जो आज क्रूड की गिरती कीमत और बाजार की गिरती चाल दोनों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों, अगर आज की यह समझ आपको पसंद आई हो तो फिर संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही हमारी जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन बटन के जरिए ले लें, स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और साथ के साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स कौन से रहे। तो दोस्तों, टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो 3 नाम एक ही परिवार से आते हैं, और वो परिवार कौन सा है? मेटल परिवार, मेटल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, मेटल से, मेटल सेक्टर से 3 नाम आते हैं, और ये नाम मुस्कुराहट देकर गए हैं निवेशकों के। तो सबसे आगे रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, 2.5% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ। दूसरे नंबर पर रहा हिंडाल्को, 2.37% ऊपर रहा। तीसरे नंबर पर रहा टाटा स्टील, 1.8% की बढ़त के साथ में। और चौथे नंबर पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज रहा, 1.5% मजबूत रहा। और 5वें नंबर पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी रहा, 1.3% ऊपर बंद हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन 3 नामों में मतलब सबसे सीधे जो जुड़े हुए मेटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और एक नाम आपको आईटी से मिलता है और एक नाम फार्मा से मिलता है। दोस्तों, निफ्टी के अगर आप टॉप 5 लूजर्स देखें तो उनकी भी कहानी समझ लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे ज्यादा आज कौन टूटा? सबसे ज्यादा पिटाई हुई एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, लगभग 0.25% गिर गया। दूसरे नंबर पर रहा अडानी पोर्ट्स, 1.64% नीचे रहा। और तीसरे नंबर पर रहा बजाज फिनांस, 1.64% फिसल गया। और चौथे नंबर पर बजाज फिनसर्व 1.52% की कमजोरी के साथ। और 5वें नंबर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.21% नीचे बंद हुआ। दोस्तों, यहाँ पे भी एक साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर नाम फाइनेंशियल सर्विसेज परिवार से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की आज की कमजोरी की ही पुष्टि करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि बैंक निफ्टी सबसे
ज़्यादा गिर गया और जो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा गिरा है तो उसका असर उससे जुड़े हुए सेक्टर्स पर हम साफ-साफ देख रहे हैं और उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी कमजोरी हम देख पा रहे हैं कि भैया टॉप 5 लूजर्स में सबसे ज़्यादा गिरने वाले ये बैंकिंग और फिनांस के ही रहे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बाजार के थर्मोमीटर की, या यूँ कहें कि जो बाजार का जो थर्मोमीटर है यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सही कहानी बताता है, बाजार का सही मूड बताता है कि भैया आखिरकार आज बाजार में हुआ क्या। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 1740 शेयर बढ़त के साथ में बंद हुए, जबकि 1820 शेयर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने माइक ही नहीं लगाया, तो मैंने कहा चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो बाद में सारा कर लें और उसके बाद में समस्या क्रिएट हो जाए। तो खैर माइक लगा हुआ है, आवाज आ रही है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि आज जो है एनएसई के ऊपर 1740 शेयर बढ़त के साथ में बंद हुए, जबकि 1820 शेयर गिरावट में गए और 113 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हो गए। यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से थोड़ी ज्यादा रही, जो बाजार के हल्के निगेटिव मूड की पुष्टि करता है। लेकिन अगर आप सुबह देखते तो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत अधिक थी और गिरने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन ये आंकड़ा पलट गया शाम होते होते और माहौल और माजरा सब आपके सामने है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बहुत ज्यादा बेट कमजोर नहीं है, लेकिन कॉशियस मार्केट रहा है और उसका रीजन है कि जो यूएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है ईरान को लेकर, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है और उसका असर हमको कल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा और साथ के साथ हमें क्रूड ऑयल के ऊपर भी अभी उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा कार्यक्रम। कैसा लगा हमें कमेंट पर अवश्य बताएं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।